Hello students, once again I am back with a new topic of class 12th और 12th के जो चैप्टर्स चल रहे हैं अभी करंट में वो है रे ऑप्टिक्स। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, रे ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट किया था बेटा, और रे ऑप्टिक्स में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बेसिक चीज़ें, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जिसकी ज़रूरत है वो मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूं। टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, दिस इज द न्यू टॉपिक। रिफ्रैक्शन जब स्टार्ट हम करते हैं तो उससे पहले, सबसे पहले रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक टॉपिक सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, देन वी विल मूव फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है सबसे पहला जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू। टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। को पूछता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बेटा ये हर मीडियम, आपको पता है कई तरह के रेयर होते हैं, डेंसर होते हैं, तो मीडियम की कैटेगरी है साइंस में, रेयर एंड डेंसर। तो रेयर और डेंसर के डिफरेंस को साइंस में, ऑप्टिक्स में म्यू के थ्रू डिफाइन करते हैं। कौन मीडियम रेयर है, कौन डेंसर है, वो म्यू की वैल्यू बताएगा आपको कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है। तो म्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच डिफाइंस द नेचर ऑफ मीडियम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंस द नेचर ऑफ मीडियम, कि वो मीडियम रेयर है या वो मीडियम डेंसर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला याद रखना बच्चे, सी नॉट बाय सी। अब बोलोगे सर ये सी नॉट बाय सी क्या है, आपको मैं अच्छे से समझा दूं बेटा। सी नॉट बाय सी, सी नॉट को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने जा रहे हो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम। सी नॉट जो वैक्यूम में, या इसे लोग एयर भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है बेटा, कुछ नहीं करना, जो वैक्यूम में स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड होती है वो आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट, और डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कौन से मीडियम का, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कहा जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि रिफ्रैक्टिव, मान लो दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरा का μ2 है। इफ वी हैव द टू मीडियम्स, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एक चीज समझा रहा हूं। तो अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं μ12 या मैं ऐसे लिख दूं μ12, सिंबॉलिक फॉर्म बता रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ इट इज इंडिकेटिंग द रेशियो ऑफ द टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। तो अगर आपके पास दो मीडियम हैं और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक का μ1 है एक का μ2 है, तो इनके रेशियो को μ1/μ2 को या तो आप ऐसे इंडिकेट करो या तो आप ऐसे इंडिकेट करो। इसमें क्या ट्रिक है कि जो मीडियम ऊपर आएगा μ1 वो यहां नीचे लिखाएगा, और अगर ऐसे लिखना है तो जो मीडियम ऊपर आएगा वो यहां पहले लिखाएगा। ये सब ट्रिक है लिखने का, क्या, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। और अगर आप μ21 लिखते हो तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, या आप μ21 को एक और मैंने बताया था वो भी बता दूं मैं, या आप लिखते हो, हाँ, या आप लिखते हो ऐसे μ21, तो इसका मतलब यहां नीचे 2 है तो आप यहां पे क्या लिखोगे, μ2/μ1। तो मैंने जो बताया उस बात को समझ लो आप। मैंने ये बताया आपको बेटा कि अगर आप दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 के रेशियो को बताना चाहते हो तो इन शॉर्ट ऐसे लिखाता है, या ऐसे या ऐसे। ऐसे लिखोगे तो जो ऊपर म्यू लोगे वो यहां नीचे होगा और इसमें पहले होगा, ये है ऑप्शन। और एक बात याद रखना, μ12 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2।
इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी द इनवर्स वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मतलब अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके रेस्पेक्ट में, मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में अगर 2 है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 होगा। इसका मतलब ये भी एक रिलेशन याद रखना बेटा काम आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? नेचर ऑफ मीडियम बताता है। निकालते कैसे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, अगर दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो जो नीचे नंबर होगा वो यहां ऊपर होगा, ऐसे लिखोगे तो जो पहले वैल्यू होगी वो यहां ऊपर होगा। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। अब मैं आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, सबसे पहले आप सुन लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेयर मीडियम से ज्यादा होता है। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। ये सब पॉइंट है। और कभी भी स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली होती है। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम। सब पॉइंट याद रखना। तो किसका म्यू ज्यादा है? डेंसर का। तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में लाइट की ज्यादा होगी। किससे बच्चों? डेंसर मीडियम से। लाइट हमेशा रेयर मीडियम में फास्ट चलती है, याद रखना। इस बात को याद रखना हमेशा। ऐसे तो बहुत सारे मीडियम्स है, बट हमें 3 मीडियम के बारे में पढ़नी है। एयर भी बोलते हैं, वैक्यूम भी बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। वाटर के तो बहुत सारे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो ली जाती है 1.33। और एक ग्लास का होता है स्टैंडर्ड 1.5। तो 3 मीडियम मुझे ऑप्टिक्स में ज्यादा मिलेंगे, एयर, वाटर एंड ग्लास। एयर का 1, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5। तो तीनों में सबसे ज्यादा ग्लास का है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा और वाटर का एयर से ज्यादा। इट मींस सबसे ज्यादा डेंसर ग्लास, देन वाटर, देन एयर। ये सब पॉइंट्स सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आप ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से सुनना। अब रिफ्रैक्शन में आते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अब हम इसमें आ रहे हैं। कहा यह जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में चली जाती है, सुनो ध्यान से, जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, और उसी मीडियम में लौट आती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब लाइट एक मीडियम से रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाती है तो बेटा सुनिएगा, लाइट की स्पीड बदल जाती है, लाइट का वेवलेंथ बदल जाता है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्या क्या चीज बदलता है? सुन लो। स्पीड चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी नो चेंज। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, याद रखना। तो अब बोलोगे सर हम कैसे निकालें नए मीडियम में जाने के बाद स्पीड, रिफ्रैक्ट होने के बाद स्पीड? तो याद रखना, नए मीडियम में स्पीड निकालनी है तो जो वैक्यूम में था या जो एयर में था, जो भी स्पीड थी पहले, उसको लिखने के बाद उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। नए मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ क्या होगा सर? तो जो वैक्यूम में वेवलेंथ हुआ करता था, अब जिस मीडियम में गया उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। लेकिन नए मीडियम में जाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वही होगी जो वैक्यूम में होता था, एयर में होता था। जिसमें नॉट लग रहा है वो समझो एयर मीडियम के लिए या वैक्यूम के लिए है, जिसमें नहीं लग रहा है वो मीडियम के लिए है। तो फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज में याद रखना बेटा, स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाता है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो एयर मीडियम में है, जो वैक्यूम में है। नए मीडियम में जाने के बाद डजंट चेंज। So these are the point of refraction concept। तो इस बात को याद रखना कि रिफ्रैक्शन में क्या चीज चेंज होती है और क्या चीज चेंज नहीं होती है। इस भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। और जिस मीडियम में जाने के बाद नई वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे नई वैल्यू? चाहे स्पीड की निकालनी है चाहे वेवलेंथ की, उस जिस नए मीडियम में गई है लाइट रिफ्रैक्ट होकर, उसके म्यू से डिवाइड कर देंगे।
इन सब बातों को ध्यान रखना रिफ्रैक्शन में। अब रिफ्रैक्शन में मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। अब क्या बताया जाता है रिफ्रैक्शन में होता क्या है। जैसे मान लो ये आपका एक सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, ये एक मीडियम है, मान लो ये मीडियम तुम्हारा रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है। दूसरा मीडियम डेंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब कहा जाता है कि अगर रिफ्रैक्शन में लाइट मान लो अभी रेयर मीडियम में थी तो ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट एंगल, क्योंकि आपको पता है लाइट में रे ऑप्टिक्स में सारे एंगल नॉर्मल के साथ ली जाते हैं, तो ये इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर डेंसर मीडियम में आई, तो रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेयर से डेंसर आती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मल जो है ना इधर मुड़ जाएगी, उधर नहीं जाएगी, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी जब लाइट रेयर से डेंसर आएगी, तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल। और यहां जब इधर आ जाएगी तो ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा। इसका मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और रिफ्रैक्टिंग एंगल इंसिडेंट से कम रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं यहीं पर सेम चीज मैं आपको बताऊं, अब ये मान लो आपका जो मीडियम है वो डेंसर है, इसका मैं μ2 ले रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रेयर है, मैं अक्सर रेयर का μ1 लूंगा और डेंसर का μ2 लूंगा। अब लाइट आई, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल। अब लाइट कहां से आ रही है? डेंसर से रेयर। तो रिफ्रैक्शन में जब लाइट डेंसर से रेयर आती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है और दूर। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसका मतलब रिफ्रैक्शन में जब लाइट दूसरे मीडियम में आएगी तो या तो रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर में नॉर्मल से अवे। तो यहां दूर जाएगी तो बेटा यहां रिफ्रैक्टिंग एंगल आई इंसिडेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब जब आपने इतना पढ़ लिया है तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसके बिना आप रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ सकते। अब हम उस टॉपिक में आ रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हो गया क्लियर। टॉपिक का नाम है स्नेल्स लॉ। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ के बारे में हम पहले पढ़ते थे 10th में, ये μ1 बाई μ2 बराबर sin i बाई sin r, ये वो अजीब अजीब टॉपिक हम रटते थे और रट के जाते थे पेपर में, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब रटना नहीं, अब कॉन्सेप्ट सीखना है। जरा सुनिएगा क्या है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये है कि रिफ्रैक्शन में हमेशा दो मीडियम होते हैं, तो दोनों मीडियम के बीच जो प्रोडक्ट होगा म्यू और इंटू साइन थीटा का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको समझाता हूं इसका क्या मतलब हो गया। म्यू का तो मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, थीटा का मतलब हो गया रिफ्रैक्शन में एंगल क्या होता है, या तो इंसिडेंट होता है या तो रिफ्रैक्टेड होता है। तो थीटा का क्या मतलब हो गया बेटा, या तो इंसिडेंट एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल। ये है आपका स्नेल्स लॉ कि दो मीडियम में अगर देखा जाए, रिफ्लेक्शन में तो दो मीडियम होते हैं, एक रेयर होता है एक डेंसर होता है, दोनों मीडियम में द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या होगा, एक तरफ इंसिडेंट तो एक तरफ रिफ्रैक्टेड, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाओ, तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। देखिए आप ये आपका मान लो ये लाइट आई, ये इधर आ गई, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये मान लो μ1 इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये μ2। अब मैं लगाता हूं यहां स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये है, सुनो, इधर का म्यू और इधर का साइन एंगल, μ1 इंटू साइन आई, यही है ना, म्यू और साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट, उधर का μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू इधर का म्यू और इधर का साइन एंगल, μ2 इंटू साइन आर। यही है आपका स्नेल्स लॉ, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है किसका, उधर के म्यू का उधर का साइन एंगल, वही इधर के म्यू का और इधर के साइन एंगल के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द साइन वैल्यू ऑफ एंगल, जो भी एंगल है, इज इक्वल टू इधर का म्यू इंटू इधर का साइन एंगल, हमेशा सेम होता है। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये है कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ जब हमने पढ़ लिया तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं और स्नेल्स लॉ को यूं निपटाते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कराने का मन कर रहा है मेरा, मैं एग्जांपल कराना चाहता हूं, करा ही देता हूं। जब मन कर रहा है तो मन को नहीं रोकना चाहिए, है कि नहीं, जब मन किया तो कर देते हैं भाई। स्टार्ट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसको सुनिएगा।
ये मैंने मान लिया एक डायग्राम बनाया, इसमें इधर है एयर और इधर है वाटर। ये लाइट आई, एयर से वाटर की तरफ लाइट आई। ये एंगल, जाहिर सी बात है जब आप लाइट को गिराओगे तो कुछ ना कुछ एंगल जरूर दोगे, कुछ ना कुछ इंसिडेंट एंगल होगा ही होगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ये है आपका 45 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री। और ये एयर का म्यू तो अंडरस्टूड होता है 1 होता है, एयर का तो 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं। लेकिन वाटर में पंगा है, वाटर का 1.33 मैंने लिखवाया था, लेकिन वाटर का म्यू फिक्स नहीं होता, वाटर का नेचर अलग, डेंसिटी अलग, तो उसके हिसाब से म्यू वाटर का अलग अलग होता है। हमने जो 1.33 लिखवाया वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू थी, यहां पे वाटर का म्यू दिया हुआ नहीं है, इस सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा के इसका म्यू निकालेंगे। लगाओ स्नेल्स लॉ, जल्दी बताओ। उधर क्या हो गया, म्यू एयर इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू वाटर इंटू साइन 30। एयर का 1 साइन 45 1/√2, वाटर का नहीं पता, साइन 30 1/2। आगे सॉल्व करो बेटा, 2 से √2 से 2 कट गया, इधर √2 आ गया, √2 इधर ले जाओ, तो वाटर का म्यू आ गया √2। ये वाटर का म्यू हमें नहीं पता था, हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट डायग्राम, सब क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 3 डायग्राम थे। अब क्या है जरा सुनो, फिर एक डायग्राम है, अगेन मैंने कहा नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम में एयर और ग्लास के बीच की बात है। इधर उसने कहा एयर और इधर इसने कहा ग्लास। एयर का तो म्यू मैंने बार बार कहा, ये तो 1 होता ही है, दे देगा। ग्लास का म्यू नहीं पता, तो बोलोगे फिर वही बात सर, क्या टाइम पास कर रहे हो आप, ग्लास का तो आपने 1.5 लिखवाया था। ये मैंने कहा ना, ये रेंजेस होते हैं, वैल्यू बदलते हैं, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड ली जाती है। नहीं गिवन है ग्लास का तो आप नहीं मान सकते 1.5, तब तक देगा नहीं मान सकते, बट एयर का तो 1 ही मानना है। चलो यहां से लाइट एयर से ग्लास आई, अब यहां पर भी इंसिडेंट एंगल देगा, उसके में तो काम चलना नहीं है। 60 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे बेटा, एक तो डायग्राम हमने यहां बना दिया था, यहां के बाद एक अलग डायग्राम आ रहा है, मिक्स नहीं करना। पहले एयर और वाटर के बीच लगाया स्नेल्स लॉ, वाटर का म्यू निकाल दिया जो हमें पता नहीं था। अब एयर और ग्लास के बीच निकालेंगे, क्या स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और अब हम ग्लास का निकालने जा रहे हैं। चलो अब लगाते हैं फिर से स्नेल्स लॉ। तो एयर की तरफ कितना है 60, म्यू एयर इंटू साइन 60 इज इक्वल टू, इधर कितना है ग्लास की तरफ, ध्यान से देखो 45, म्यू ग्लास इंटू साइन 45। आराम से एयर का 1 साइन 60 √3/2, ग्लास का नहीं पता है साइन 45 1/√2। अब आप एक बात का जवाब दो, √2 से एक 2 कट गया तो √2 इधर आ गया, तो ग्लास का म्यू आ गया बेटा, ग्लास का म्यू आ गया √√3/2। अब आप देखो ये ग्लास का भी म्यू आ गया जो हमें पता नहीं था, ग्लास का भी म्यू आ गया। तो हमने क्या किया, आपने ध्यान से देखा या नहीं देखा, हमने क्या किया बेटा, हमने किया ये कि ग्लास का म्यू निकाला और किसका निकाला, वाटर का निकाला। इस डायग्राम में स्नेल्स लॉ लगाकर वाटर का म्यू, इस डायग्राम में स्नेल्स लॉ लगाकर ग्लास का म्यू। अब तीसरा डायग्राम जो थी, एक ही क्वेश्चन में तीनों डायग्राम गिवन थे। अब जो डायग्राम है, थर्ड डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। अब इस डायग्राम में इधर वाटर है और इधर ग्लास है। ये वाटर से लाइट आई, वाटर से ग्लास यानी रेयर से डेंसर, ये गिवन है। और इधर का जो एंगल है, किधर का, वाटर की तरफ से जो इंसिडेंट आया है वो 30 डिग्री है, और इधर का एंगल, इसको हाईलाइट करूंगा मैं, ये एंगल हमें मेन निकालना था, ये थीटा। मतलब 3 डायग्राम, यहां एयर और वाटर के बीच रिफ्रैक्शन, यहां एयर और ग्लास के बीच, और यहां वाटर और ग्लास के बीच। एयर और वाटर में वाटर का म्यू नहीं पता, म्यू सिर्फ एयर का दे रखा था और किसी का नहीं, तो वाटर का म्यू पहले हमने इधर स्नेल्स लॉ लगाकर निकाला। इस डायग्राम में यहां स्नेल्स लॉ लगाकर ग्लास का म्यू निकाला। अब हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगाकर ये अननोन एंगल निकालेंगे जो हमें पता नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। तो अब क्या करो, यहां लगा दो स्नेल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, म्यू वाटर इंटू साइन 30।
इज इक्वल टू, इधर ग्लास है, म्यू ग्लास इंटू साइन थीटा, बस हो गया। वाटर का म्यू ढूंढना नहीं, सामने है, निकाल चुके हैं, √2 साइन 30 1/2, बस। ग्लास का म्यू ढूंढना नहीं है, निकाल चुके हैं, इसमें रूट भी आया था, रूट के साथ है ना ये, हाँ। तो ग्लास का म्यू कितना आया था बेटा बताइए, √3/2 इंटू कितना, साइन थीटा, बस खत्म, फिनिश हो गया, फिनिश। अब सॉल्व कर दो, √2 और ये 2। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ध्यान से सोचो, वाटर का म्यू कितना था, √2, आपके सामने है √2, कैसे, ये कटा, √2 आया, √2/2, तो यहां से √2/2 में नीचे √2 आ गया, फिर इधर √2 कट गया, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, साइन थीटा की, पर हमें तो निकालनी है थीटा की, तो क्या करें, साइन थीटा आ चुका है, थीटा कैसे निकालें, आपने पढ़ा होगा, साइन इधर शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स 1/√3। यस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ व्हाट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ थीटा। अब आप बोलोगे सर थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहां कंफ्यूजन है, क्या था, 3 डायग्राम, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, तीनों डायग्राम बना हुआ था, थीटा पूछ दिया था, बस। और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एयर का म्यू 1 दिया हुआ था, नहीं भी दिया तो 1 ही लेते हैं, ना वाटर का म्यू पता था, ना ग्लास का म्यू पता था, और थीटा निकालना था। तो सबसे पहले इस डायग्राम में लगाओ स्नेल्स लॉ और लगाकर वाटर का म्यू निकाल दो, फिर इस डायग्राम में लगाओ स्नेल्स लॉ लगाकर ग्लास का म्यू निकाल दो, फिर इस डायग्राम में लगाओ दोबारा स्नेल्स लॉ, अब तो वाटर का भी म्यू पता है, ग्लास का भी म्यू पता है, थीटा निकाल दो। साइन थीटा 1/√3 आ गया, तो थीटा के लिए जब डिग्री में नहीं पता चलता है तो इन्वर्स कर देते हैं, खत्म। ये हमने प्रैक्टिस कराया स्नेल्स लॉ पे। अब स्नेल्स लॉ पे, स्नेल्स लॉ पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ, बिना इसके ऑप्टिक्स पढ़ा ही नहीं जाता, कंपटीशन नहीं होता, स्नेल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्वेश्चन क्या है, स्नेल्स लॉ पे ही प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना प्रैक्टिस कराऊंगा उतना परफेक्ट होगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कहा उसने कि 3 मीडियम है, ए मीडियम है, बी मीडियम है और सी मीडियम है, आपके पास 3 मीडियम है और तीनों मीडियम पे लाइट गिराते हैं, तीनों मीडियम है, अदर 3 डिफरेंट मीडियम्स। इस मीडियम में जब लाइट गई बेटा, तो यहां जो रिफ्रैक्शन हुआ ए मीडियम में लाइट जाने के बाद, जब ए मीडियम में लाइट गई तो यहां का रिफ्रैक्टिंग एंगल था 15 डिग्री। जब बी मीडियम में लाइट गई तो यहां का रिफ्रैक्टिंग एंगल था 20 डिग्री, और जब सी मीडियम में लाइट गई तो यहां का रिफ्रैक्टिंग एंगल था 40 डिग्री। मतलब लाइट हमने गिराया और लाइट गिरने के बाद 3 मीडियम में गई, अलग अलग 3 मीडियम में। ए मीडियम में लाइट गई तो रिफ्रैक्टिंग हुआ, रिफ्रैक्टिंग एंगल आया 15 डिग्री, बी में आया 20 डिग्री, सी मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ 40 डिग्री पे। तो अब थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिंग एंगल 40 डिग्री पे है। सोचो, समझो, आप साइंटिस्ट हो, अपने आप को साइंटिस्ट समझो, तब सोचोगे। बताओ क्या सोचोगे आप कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां हुआ, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिंग एंगल कहां बना, 40 डिग्री, यानी लाइट सबसे ज्यादा नॉर्मल से कहां दूर भागी, जितना रिफ्रैक्टिंग एंगल समझो नॉर्मल से उतना दूर, एंगल तो नॉर्मल के साथ होता है, सबसे ज्यादा नॉर्मल से दूर यहां सी मीडियम में। और जो नॉर्मल से दूर लाइट जाती है तो समझो मीडियम जितना नॉर्मल से दूर गई वो उतना रेयर, तो क्या बोलोगे, ये जो है सबसे ज्यादा रेयर मीडियम है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम रिफ्रैक्टिंग एंगल कहां, मतलब नॉर्मल के साथ बहुत कम एंगल कहां, नॉर्मल के करीब कहां रही लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बाद, जहां रिफ्रैक्टिंग एंगल कम है। तो इसको बोलोगे सर ये इन तीनों में मोर डेंसर। तो एक बार डिसाइड हो गया कि सी सबसे ज्यादा रेयर तीनों में और ये ज्यादा डेंसर। तो बोला गया भैया स्पीड लाइट की सबसे ज्यादा कहां, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, जो मीडियम जितना ज्यादा रेयर वहां स्पीड सबसे ज्यादा। यहां बोलोगे लाइट की स्पीड सर, यहां मैक्सिमम स्पीड होगी लाइट की जाने के बाद, क्योंकि मीडियम रेयर है, और यहां स्पीड सबसे मिनिमम होगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी रिफ्रैक्शन के हैं। मैंने कहा था ना आप साइंटिस्ट हो, कितना जल्दी समझ गए आप, ठीक है। अब बेटा छोटी सी एक बात करूंगा मैं आपसे, एक एग्जांपल। मेरी आदत है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं ना तो मैं सोचता हूं एग्जाम्पल कराएं, थ्योरी के साथ समझ में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा आप लोग।
कि एक लाइट है, सुनो, ये ना वाटर है, ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है। अरे भैया वाटर तो बना दिया, पूरा समुद्र थोड़ी बना दूंगा, बना दिया वाटर। अब क्या है, इस वाटर के सरफेस पे लाइट गिरती है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। ये रहा नॉर्मल, ये इस पे गिरी लाइट, तो क्या हुआ, कुछ लाइट लौट गई और कुछ लाइट पानी के अंदर आ गई। ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त सवाल है बेटा। ये मैं कलर कर दूं, ये ब्लू कलर की लाइट पानी के अंदर आ गई, और कलर चाहिए, और कलर बनाते हैं, चलो। और ये लाइट देखो येलो कलर की, ये रिफ्लेक्ट हो गई। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। अब क्या है, अब हम आते हैं ओरिजिनल कलर में। अब उसने क्या कहा, जरा सुनो ध्यान से। ये जो लाइट इंसिडेंट है, जो लाइट गिरी है बेटा, इस लाइट की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइट की, इसकी स्पीड सभी जानते हो कितनी हो जाएगी स्पीड, इसकी गिवन है, क्योंकि एयर मीडियम में है तो नॉट लगा सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी f नॉट लग गया तो समझ जाना एयर वाले, जब एयर में थे तब की बात हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैं अपने मन से नहीं सॉल्व कर रहा हूं, ये गिवन है। ये तो याद रहता है एयर में, वैक्यूम में, ये लेकिन गिवन है कि उस मीडियम में, एयर मीडियम में या वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। तो पूछा क्या है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसकी बताइए फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले लैम्डा नॉट निकाल दो। नॉट का मतलब समझ रहे हो ना, सब एयर मीडियम में जब लाइट गिर रही थी उसके लिए, सब किसके लिए डाटा चेक कर रहा हूं, ये सब है किसके लिए बताओ, ये सब है इंसिडेंट लाइट के लिए, ठीक है। तो लैम्डा एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना कि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीड और फ्रीक्वेंसी, कोई भी वेव हो, कोई भी लाइट साउंड, कोई भी वेव हो, ये फॉर्मूला होता है स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन। तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा, c/f, c0 कितना, 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 200, 2 0 0 कट गया, 2 0 से ये कट गया, 10⁶, 3/2 1.5, तो आ गया 1.5 × 10⁶। ये आ गया वेवलेंथ। कहां का वेवलेंथ आ गया, ये 1.5 है, देखने में 8 लग रहा है बट ये 5 है, ध्यान देना। ये आ गया सब इंसिडेंट लाइट का डाटा। अब क्या बोल रहा है, यही चीज स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड लाइट का बताइए। किस लाइट का, रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो बोलो एक बात बेटा, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो तो उसी मीडियम में रहती है, मीडियम तो चेंज होता नहीं है, तो जो इंसिडेंट लाइट का सब था वही उसका हो जाएगा। यहां की स्पीड भी उतनी हो जाएगी, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस यहां भी वेवलेंथ कितना, वही जो इंसिडेंट लाइट की थी, कितना, 1.5 × 10⁶, इसकी यूनिट होती है मीटर, और फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जो वहां है, 200 हर्ट्ज। क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है बेटा, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो तो उसी मीडियम में रहती है, तो कुछ जो इंसिडेंट का डाटा था वो यहां काम आएगा। लेकिन अब मैं बोलूंगा किसकी, रिफ्रैक्टेड लाइट। तो एक बात ध्यान रखना, वाटर का म्यू दे रखा है, उसने बोला है 1.3 लेने को, बोला है तो लेंगे, नहीं तो फिर निकालना पड़ता है कैसे भी करके, वरना दे देता है। चलो अब हम बात करेंगे कौन सी लाइट की, रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट, तो अब आप सोचो, लाइट जब रिफ्रैक्ट हो गई या जो पानी के अंदर चली गई उसका तो चेंज होगा, उसकी स्पीड कैसे निकालोगे बेटा, जो उधर स्पीड हुआ करती थी एयर में उसको वाटर के म्यू से डिवाइड कर देंगे। क्या एयर में स्पीड थी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33, खत्म। पढ़ाया था ना मैंने फॉर्मूला, जब नए मीडियम में जाते हो और स्पीड बदल जाती है तो उधर की स्पीड जो थी एयर में उसको नए मीडियम के म्यू से डिवाइड। वेवलेंथ कैसे निकालोगे, λ0 म्यू ऑफ वाटर, यानी कि उधर क्या वेवलेंथ हुआ करती थी इंसिडेंट लाइट की, मैं निकाल चुका हूं, 1.5 × 10⁶ अपॉन 1.33 स्पीड, एंड दिस इज लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी तो वही होगी। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कहा था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब रिफ्रैक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी अभी भी वही रहेगी जो उधर हुआ करती थी एयर मीडियम में इंसिडेंट लाइट की, 200 हर्ट्ज। यस,
बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीड मीटर पर सेकंड में लिख दो, ये मीटर में लिख दो, यूनिट भी लगा दो, फिनिश। तो लाइट इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट का जो भी डाटा है वही सब रिफ्लेक्टेड में लगेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में नई स्पीड, उधर की स्पीड को मीडियम के म्यू से डिवाइड करके, जो भी मीडियम है वाटर, वेवलेंथ जो भी उधर का वेवलेंथ हुआ करता था इंसिडेंट का एयर का, उसको नए मीडियम के म्यू से डिवाइड करके। लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। यस, आया समझ में बच्चों? कमेंट में जरूर बताना कि सर आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर पढ़ाएंगे, क्या टेंशन। अब एक जाते जाते छोटा सा कॉन्सेप्ट और आज की क्लास ओवर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, बहुत आगे बहुत काम आएगा। कि मान लो आपके पास एक रिफ सरफेस है, उधर कोई और मीडियम है, इधर कोई और, मान लो इधर रेयर है, चलो मान लेते हैं, इधर डेंसर है, और ये सरफेस का नॉर्मल है। अब एक लाइट हम नॉर्मल के ही अलोंग भेज देते हैं। मैंने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि जब जाहिर सी बात है हम सारे एंगल किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ, लाइट का, रे का, और नॉर्मल की अलोंग भेजोगे तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अरे यार, सारे एंगल्स लाइट में इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड सरफेस के नॉर्मल के साथ लेते हैं ना। तो जब नॉर्मल की लॉन्ग लाइट भेजा तो इंसिडेंट हो गया 0। तो जब रिफ्रैक्शन में याद रखना, जब इंसिडेंट 0 होता है तो उधर भी कोई मीडियम हो, रेयर से डेंसर हो, डेंसर से रेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। यहां भी 0 डिग्री पे लाइट निकल जाएगी, जैसे आई है वैसे चली जाएगी। जब लाइट नॉर्मल के लॉन्ग जाती है कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। जैसे रिफ्लेक्शन में जैसे जाती थी वैसे ही आती थी, वही चीज यहां है। रिफ्लेक्शन में जैसे आ जाएगी उसी चली जाएगी दूसरे मीडियम में, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। जब लाइट को नॉर्मल के लॉन्ग ले जाते हैं, इंसिडेंट 0 तो आर भी 0, और इस तरह हो गई क्लास फिनिश। आप लोग कमेंट में बताया करो कि सर क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या और आपको समझाना है, क्या रिपीट करना है, टॉपिक क्या क्लियर नहीं हुआ, क्या हो गया। तो अगर आज आपकी क्लास आपके लिए ओके है, समझ में आ गया, तो तैयार रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। गुड नाइट टू एवरीवन। क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।